नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अग्निपथ स्कीम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। हिंदू में तो आर्टिकल आया नहीं इस स्कीम के बारे में, लेकिन हम कंपाइल कर लेंगे 2-3 न्यूज़पेपर को मिला के और प्रॉपर एनालिसिस डिस्कस करेंगे। स्कीम है क्या, इसके एडवांटेजेस यानी प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सब चीज़ें डिटेल में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तीसरा होमोफोबिया से संबंधित है। फोबिया मतलब इरेशनल फियर, तो ये फ्रेटर्निटी का वायलेशन है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। डिस्कस करेंगे जब इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से, अग्निपथ स्कीम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, काफ़ी समय से यूथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, युवा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार तीनों सर्विसेज में, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में यूथ को रिक्रूट क्यों नहीं कर रही है। कोविड से पहले तो देखो, देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर रिक्रूटमेंट रैलीज चलती रहती थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो ये सारी रैलीज सस्पेंड हो गई। अब तो कोविड थोड़ा ठंडा पड़ गया है, तो युवा मांग कर रहे थे कि भैया रिक्रूटमेंट फिर से स्टार्ट करो ना, हम कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे हो। अब जाकर सरकार एक नई स्कीम लेके आई है युवा लोगों को इन तीनों सर्विसेज में रिक्रूट करने के लिए, और उसी स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। है क्या ये अग्निपथ स्कीम? इस स्कीम के अंतर्गत एक साल में 45,000 से लेकर 50,000 के बीच सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन देखो, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो 45,000 से लेकर 50,000 के बीच सोल्जर्स एक साल में रिक्रूट होंगे ना, ये इनमें से ज़्यादातर यानी 75% जो हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए काम करेंगे, और बाकी बचे हुए 25% जो है ना वो सिर्फ आगे जाएंगे। आगे जाने का मतलब परमानेंट कमीशन में और 15 साल तक काम करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जैसे मान लीजिए 2023 में 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया, तो 50,000 में से सिर्फ 25% यानी जो 12,500 है ना, वो तो फर्दर जाएंगे परमानेंट कमीशन में, यानी 15 सालों के लिए काम करेंगे, और बाकी बचे हुए जो 37,500 है ना वो रिटायर हो जाएंगे। आपके मन में आया होगा, सिर्फ 4 साल बाद रिटायरमेंट, ये क्या मतलब हुआ? अगर इस स्कीम में जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, ऑफिसर रैंक से नीचे के जो पर्सनल है ना वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में रिक्रूटमेंट के लिए। एज क्राइटेरिया कितना है? 17.5 से लेके 21 साल के बीच में। जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे ना इस स्कीम में, वो 4 साल के लिए काम करेंगे, और रिक्रूट होने के बाद उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक बार वो रिटायर हो गए तो उन्हें ना पेंशन मिलेगी, ना उन्हें एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे उन्हें? देखो, ये पे एंड सर्विस संबंधित बेनिफिट्स हैं। पहले साल इन सोल्जर्स की सैलरी होगी 30,000 रुपये पर मंथ, लेकिन 21,000 इन हैंड मिलेगी, और 9,000 जो है वो सेवा निधि में जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। सेवा निधि क्या है? ये देखो, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सोल्जर्स का पैसा कटेगा। जैसे पहले साल में पहले महीने से 9,000 रुपये कटना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ही सरकार ऐड करेगी। 9,000 सोल्जर की सैलरी से कटेगा और 9,000 सरकार ऐड करेगी। दूसरे साल में सैलरी हो जाएगी 33,000, जिसमें से 23,100 इन हैंड मिलेंगे और 9,900 अकाउंट में जमा होंगे सेवा निधि में। तीसरे साल सैलरी 36,500 और चौथे साल 40,000, जिसमें 28,000 इन हैंड मिलेंगे, 12,000 सेवा निधि में ऐड होंगे, और उतना ही सरकार अपनी तरफ से ऐड करेगी। यानी इन हैंड मिलेंगे 70% और सेवा निधि में कंट्रीब्यूट होंगे 30%। जब तक देखो 4 साल पूरे होंगे, सेवा निधि में वो सोल्जर कंट्रीब्यूट कर चुका होगा अपनी तरफ से कितने? 5,02,000, और सरकार भी उतने ही कंट्रीब्यूट कर चुकी होगी उस सोल्जर के लिए, यानी 5,02,000। दोनों को ऐड करोगे, अमाउंट कितना होगा? 10,04,000। लेकिन चूंकि इस अकाउंट में जो पैसा होगा उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा सोल्जर को, तो फाइनली 4 साल की रिटायरमेंट के बाद उसे 11,71,000 रुपये मिलेंगे।
ये है रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके अलावा कोई पेंशन नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं। और सैलरी तो हमने देख ही ली, इन हैंड कितनी मिलेगी। पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100, तीसरे साल 25,580 और चौथे साल 12,000। इसके अलावा देखो 4 साल की ड्यूटी के दौरान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और ड्यूटी के दौरान अगर डेथ हो जाती है, यानी एक्शन में कोई सोल्जर मारा जाता है, शहीद हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे ना, उसमें से सिर्फ 25% आगे जाएंगे परमानेंट कमीशन के अंदर और 15 साल काम करने के लिए, लेकिन बाकी 75% तो रिटायर हो जाएंगे। इस सिस्टम के अंदर रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी 90 दिनों के अंदर अंदर। एक और खास बात, अभी देखो खास करके आर्मी में आप रेजिमेंट्स देखते हो ना, राजपुताना राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। अब जो ये नए सोल्जर्स रिक्रूट होंगे अग्निपथ स्कीम में, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास में जाएंगे, यानी ये किसी रेजिमेंट में नहीं जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार ये जो रेजिमेंट सिस्टम है वो खत्म कर देगी। अभी जो ऑलरेडी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नए हैं वो इन रेजिमेंट्स में नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे जो ये रेजिमेंट्स चली आ रही हैं, इनमें सोल्जर्स कम होते जाएंगे ना, यही सरकार का प्लान है। तो ये पूरी स्कीम आपने समझ ली, अग्निपथ स्कीम। अब आते हैं एनालिसिस पे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ तो चलो ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन उसके बाद का एनालिसिस जो है ना, वो आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है, वो आपको बताता है सही है गलत है क्या है। तो क्या फायदे हैं इस स्कीम के? फायदों की बात पहले करते हैं। सरकार कहती है देखो, हमने विभिन्न देशों में जो सर्विसेज का, आर्म्ड सर्विसेज का सिस्टम है ना, उसे स्टडी किया और उसके बाद ही हम ये स्कीम लेके आए हैं। जैसे कई देशों में तो कंस्क्रिप्शन लगता है, यानी हर एक युवा पर्सन को आर्म्ड फोर्सेस में, फॉर एग्जांपल आर्मी में, अपनी सेवाओं को देना होता है एक निश्चित समय के लिए। जैसे इजराइल में, रशिया में ये सिस्टम है, साउथ कोरिया में भी है। चाइना में टूर ऑफ ड्यूटी है, मतलब 2 साल के लिए या फिर 8 साल के लिए आपको आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। स्किल के आधार पर यह तय होता है कि आपको कितने साल तक टूर ऑफ ड्यूटी करना है। और जो ये स्कीम है ना अग्निपथ, ये भी टूर ऑफ ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी का टूर। समझ गए? तो फायदों की बात करें, सबसे पहला फायदा देखो ये है, अभी ना हमारी जो सर्विसेज है ना, इनमें एक सोल्जर की एवरेज जो एज है ना वो 32 के आसपास है। लेकिन जब युवा लोग आएंगे, अब देखो 17.5 से लेके 21 के बीच में जो अप्लाई करेंगे वो युवा ही तो है। मैक्सिमम 25 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा सोल्जर, जिसने 21 साल की उम्र में अप्लाई किया। और जिसने 17.5 साल की उम्र में अप्लाई कर दिया था वो तो 21 तक रिटायर भी हो जाएगा। 21 एज कुछ भी नहीं होती, मतलब जो लोग बीटेक करते हैं वो 21 में पास आउट होते हैं, 21 में, 22 में, 21.5 में। तो इन आर्म्ड सर्विसेज में ना एवरेज एज जो है सोल्जर की वो 24 से लेके 26 के बीच में हो जाएगी। वैसे भी देश युवा है तो आर्म्ड फोर्सेस भी युवा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, जो ये यंगर ट्रूप्स होंगी ना, इनको बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है। मॉडर्न वारफेयर के जो तरीके हैं ना वो अच्छे से सिखाए जा सकते हैं एज कंपेरिजन टू अगर फोर्स थोड़ी बूढ़ी हो। नेक्स्ट, लेस पेंशन बर्डन। अभी ना डिफेंस पे सरकार खर्चा तो काफ़ी करती है, फॉर एग्जांपल 4% ऑफ जीडीपी, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ज़्यादातर खर्चा ना सैलरी और पेंशन देने में निकल जाता है। तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स सरकार खरीद ही नहीं पाती, क्योंकि सरकार का ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर है वो पेंशन और सैलरीज में चला जाता है। लेकिन अब जो ये अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर रिक्रूट होंगे, इनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। 4 साल बाद सरकार इनको नक्की कर देगी कि भैया लो 11.71 लाख रुपए और जाइए, मतलब बोलेगी नहीं जाइए, लेकिन सरकार का मतलब तो यही है ना। सरकार अपनी तरफ से थोड़ी ना बोलेगी कि हमारे ऊपर पेंशन का बर्डन कम होगा, ये तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी ना, फिर वोट कौन देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा है ना, ये सारे जो राजपुताना राइफल्स है, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ये अंग्रेजों के ईरा से सिस्टम चला आ रहा है। तो आज के समय में आवश्यकता है ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम बनाने की, और इस दिशा में एक स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है वी नीड स्मॉल आर्मी। देखो आज के समय में ना दुश्मन देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है ना, तो सोल्जर टू सोल्जर कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता है। हथियार इतने लेटेस्ट आ गए हैं, जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गई हैं, ड्रोन्स आ गए हैं,
तो पहले जो हुआ करता था ना, आगे से फोर्स आएगी, यहां से फोर्स आएंगी, दोनों फोर्स आपस में टकराएंगी, वैसा बहुत कम हो रहा है। वेपन्स का रोल ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इतनी बड़ी फोर्स की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं। हमें छोटी आर्मी की जरूरत है, लेकिन तेज होनी चाहिए, जो जल्दी से डिसीजन ले सके, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक्सपर्ट हो। ऐसी आर्मी की हमें आवश्यकता है, ना कि नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, चूंकि देखो अब फोर्सेस में ना कॉम्बिनेशन होगा, युवा लोग होंगे और थोड़े बूढ़े भी होंगे। बूढ़े का मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं, मतलब थोड़े ज़्यादा एज वाले। तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, ये अच्छा रहता है, जल्दी सीख सकेंगे। और जो युवा लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उन लोगों से जो एज में ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, स्किल्ड फोर्स इन सोसाइटी। स्किल फोर्स आएगा यहाँ पे। देखो ये जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे ना सोल्जर्स, इनको ना सरकार स्किल सर्टिफिकेट देगी, स्किल सिखाएगी। अदरवाइज ये 4 साल में जाके करेंगे क्या सोसाइटी में जाके? तो आर्मी या फिर नेवी एयरफोर्स ना इनको स्किल सर्टिफिकेट देगी, स्किल सिखाएगी एक्सपर्टीज के हिसाब से। स्किल कुछ भी हो सकता है, जैसे हेल्थ केयर में हो सकता है या फिर खाने में हो सकता है। वो स्किल सिखा के इनको सर्टिफिकेट देगी ताकि सोसाइटी में जब ये वापस जाएं इनकी आसानी से जॉब लग जाए। नेक्स्ट, नो फैमिली बर्डन। देखो ये जो युवा लोग होंगे ना, जो कम एज में सिलेक्ट हो गए, अब इनकी इस समय तक शादी तो हुई नहीं होगी, तो ना ये ज़्यादा अच्छे ढंग से लड़ सकेंगे। देखो बिल्कुल अगर आइडियलिज्म के हिसाब से सोचो तो आप बोलोगे कि एक जो सोल्जर है उसके लिए देश पहले है, फैमिली वगैरह कुछ नहीं है। बट प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप बोलोगे देखो कोई भी इंसान पत्थर दिल नहीं होता है, लकड़ी का नहीं बना होता है, फैमिली के बारे में सोचता है बैटल फील्ड में भी। तो ये युवा लोग होंगे ना, इनके ऊपर फैमिली का बर्डन नहीं होगा। नेक्स्ट, देखो ये जो अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो जाएंगे ना, इनको फिर सरकार तवज्जो देगी सीएपीएफ के एग्जाम में, इवन पुलिस फोर्स में भी इनको तवज्जो दी जाएगी। फिर से इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और इन जॉब्स में इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, स्किल सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहला मोटिवेशन। देखो वो सोल्जर्स जो सिर्फ 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी पर आए हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं कि हम 4 साल के लिए आए हैं, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर डिसाइड होगा ना कि वो रिटायर हो रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब शुरू में जब सोल्जर इस स्कीम में जाएगा तो थोड़ी ना उसे पता है कि मैं 4 साल के लिए जा रहा हूं। हो सकता है कि वो फिर से रिक्रूट हो जाए, क्योंकि 25% तो आगे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी मोटिवेशन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कम होगा उन्हें लड़ने में। नेक्स्ट, ये जो सोल्जर्स हैं जो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फोर्स में आ जाएंगे, इनके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये पुअरली ट्रेंड होंगे, पुअरली डिसिप्लिन होंगे। अभी इससे पहले जो सोल्जर्स रिक्रूट होते थे ना, उन्हें 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें पता था कि हमें 15 साल के लिए तो कम से कम काम करना ही है। तो वो उनमें ज़्यादा डिसिप्लिन होता था, उन्हें खतरा होता था कि जॉब से निकाल ना दिया जाए, तो वो ज़्यादा अनुशासित होते थे। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर रिटायर होकर जाएंगे अपने घर, बोल तो रही है सरकार कि हम इन्हें स्किल सर्टिफिकेशन देंगे, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी ना है इनकी फिर से जॉब लगेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी इस स्कीम से। और दूसरा देखो, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको लिंक कीजिए इससे, मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी से। अब देखो मान लीजिए सरकार ने ना 50,000 रिक्रूट किए, जिसमें से 25% आगे गए, 75% रिटायर हो गए। इस केस में 37,500। अब देखो 37,500 वापस गांव में, क्योंकि ज़्यादातर गांव के जो लोग हैं वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग नहीं है लेकिन फैक्ट है। तो 37,500 युवा लोग जो वापस अपने गांव में आए हैं, अब उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग है। मान लीजिए जॉब के लिए ट्राई किया, जॉब नहीं मिली, तो कैसे युवा लोगों की फौज हम खड़ी कर रहे हैं जिनको जॉब आप नहीं दे पा रहे हो, हथियारों की ट्रेनिंग उनको मिल चुकी है। तो उनको तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो लुभाएंगे ना कि भैया तुमको जॉब नहीं मिल पा रही है तो हमारी गैंग में आ जाओ। तो क्राइम बढ़ने स्टार्ट हो सकते हैं इससे। ये बहुत बड़ा खतरा है। मतलब एक क्रिटिसिज्म सरकार का ये भी हो रहा है कि आपने सोची है कि ये सारी चीजें पायलट बेसिस पे आपने लॉन्च नहीं किया, बड़े स्केल पे आप सीधा लॉन्च कर रहे हो। नेक्स्ट, होम गार्ड्स लाइक अप्रोच। अभी देखो आप सर्विस में जाओगे ना, आप तो डायरेक्ट रिक्रूट हो गए आईएएस में, तो आप देखोगे
जो लोग प्रमोटी होते हैं ना, जो पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होते हैं, उनसे ना थोड़ा अलग किस्म का व्यवहार होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो प्रमोटी हैं, मतलब टैलेंट की कमी है। जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका कोई जानकार होगा सर्विस में तो आप एक बार पूछ के देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन एक भावना जरूर होती है कि ये ऑफिसर जो है वो प्रमोटी है, यानी प्रमोशन होके आया है। तो उसी प्रकार की अप्रोच हो जाएगी। जो लोग ये 4 साल के लिए आएंगे ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा, ये तो पुअरली ट्रेंड है, होमगार्ड्स की तरह हैं, मतलब इन पे विश्वास नहीं होगा सीनियर्स को। नेक्स्ट, बटरिंग। बटरिंग का मतलब ये है कि सोल्जर्स ना अपनी बटालियन में जेसीओ को, कमांडेंट को ना चापलूसी करना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें लगेगा कि इन्हीं पर डिपेंड करता है कि हम आगे 15 साल के लिए रिटेन किए जाएंगे या फिर रिटायर होकर चले जाएंगे, क्योंकि यूनिट का कमांडेंट जेसीओ, उनकी ड्यूटी होगी वो नाम रेकमेंड करे कि कौन से सोल्जर्स अच्छे हैं, इनको आगे भेजने की जरूरत है और बाकियों को रिटायर करने की आवश्यकता है। अब ना इसके काफी खराब परिणाम भी निकल सकते हैं। जैसे ना सोल्जर्स के बीच आपस में ना बॉन्डिंग नहीं होगी, कंपटीशन होगा, बल्कि एक को लगेगा ये मेरा राइवल है, पता नहीं ये मेरी सीट खा जाएगा, मुझे आगे नहीं जाने देगा। नेक्स्ट, चूंकि जेसीओ और कंपनी के कमांडेंट वो डिसाइड करेंगे कि कौन से सोल्जर्स आगे जाएंगे, तो उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो लड़ने पर कैसे ध्यान देंगे जब उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट तो यही है कि सरकार ने कोई ट्रायल ट्रूल तो किया नहीं, पायलट प्रोजेक्ट कोई चलाया नहीं, सीधा इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च कर रही है, रिस्क काफी ज्यादा है। वे फॉरवर्ड तो देखो यही कहा जा सकता है कि ना इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्स है हमारी, मतलब ये सर्विसेज जो हैं, अकेले आर्मी में 13 लाख का स्टाफ है, तो इनमें ना कोई भी रिफॉर्म एकदम से नहीं लाया जा सकता। एकदम से लाओगे तो विरोध होगा ही और सिस्टम जो है बिगड़ भी सकता है। तो धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटल ढंग से सरकार को रिफॉर्म लाना चाहिए था। पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च करते तो अच्छा होता, लेसन्स सीखते और उन लेसन्स को सीख के फिर बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता था। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया अग्निपथ स्कीम से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। आपको पता है श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमासिंघे ने, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिए एक चीज़ का जिक्र किया, एस्पेक्ट का जिक्र किया कि इंडिया के साउथ इंडिया में और श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, कॉमन चीज़ें हैं। उन्होंने ये कहा, मैं आसानी से जाके श्रीलंका चेन्नई की सोसाइटी में फिट हो सकता हूँ या फिर केरला में फिट हो सकता हूँ। देखो, ये पहली बार नहीं है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने इस बात का जिक्र किया हो। इससे पहले भी अगस्त 2003 में चेन्नई में उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में जो साउथ इंडिया के 5 राज्य हैं, इनकी कंबाइंड जीडीपी है कितनी, $450 बिलियन है। श्रीलंका की जीडीपी कितनी, $80 बिलियन है। तो ये पूरा जो सब रीजन है इंडिया का, साउथ इंडिया और श्रीलंका, दोनों में मिला दें तो टोटल पॉपुलेशन होती है 270 मिलियन और जीडीपी का साइज हो जाता है $500 बिलियन। यानी इंडिया के साउथ इंडिया को और श्रीलंका को मिला के एक सब रीजनल मार्केट इस्टेब्लिश की जा सकती है। और बाद में तो सिंगापुर में श्रीलंकन डायस्पोरा की मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था, इसमें सिंगापुर भी शामिल हो सकता है, यानी इंडिया का साउथ इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर। खैर देखो, अभी श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं, इस दौरान इंडिया ने श्रीलंका की काफ़ी मदद की है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया ने अभी तक ऑलमोस्ट $3.5 बिलियन की मदद दी है श्रीलंका को, ताकि श्रीलंका अपने लिए फूड, हेल्थ, एनर्जी, इन सब की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। हाल फिलहाल में हमारा जो बैंक है इंडिया का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एक्जिम बैंक, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका को $55 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करने के लिए, ताकि श्रीलंका जो है अपने पैडी क्रॉप के लिए यूरिया की प्रोक्योरमेंट कर सके इस सीजन के दौरान। इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार ने 123 करोड़ की एड दी श्रीलंका को, जिसमें से 40,000 टन राइस, 137 टाइप ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, 500 टन ऑफ मिल्क पाउडर। इवन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि हम और भी मदद देंगे श्रीलंका को आने वाले दिनों में। तो देखो, ये मदद काफ़ी अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया से ना थ्रेट महसूस होती है।
पहले भी होती थी और आने वाले समय में भी हो सकती हैं। इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस हैं। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा काफ़ी सारे साउथ इंडिया के रूलर्स ने ना श्रीलंका के ऊपर अटैक किया था समय समय पर, लेकिन वो समय अलग था। लेकिन उस थ्रेट को आज भी महसूस करते हैं कुछ श्रीलंका के लोग। 1983 में जब श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हुआ ना, तो इंडिया पर आरोप लगा था कि इंडिया ने तमिल रिबल्स को सपोर्ट किया, उनको मजबूत किया। तो ये जो बीटर फीलिंग्स है ना इंडिया के खिलाफ कुछ श्रीलंका के लोगों की, वो आज भी मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स देते हैं राइटर। जैसे देखो, फरवरी 2021 में राजपक्षे रजीम ने 3 पक्षीय एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2019 में इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच, ताकि कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप किया जा सके। यहाँ पे कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। बट इस 3 पक्षीय प्रोजेक्ट को श्रीलंका की सरकार ने कैंसिल कर दिया और बहाना मार लिया कि वर्कर यूनियन वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो बाद में देखो, इस कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जगह इंडिया को दूसरे प्रोजेक्ट्स भी ऑफर किए गए, जैसे वेस्ट कंटेनर टर्मिनल या फिर ट्रीन कोमाली ऑयल टैंक फार्म, एक दो दूसरे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन आज तक ये जो प्रोजेक्ट है ना आगे नहीं बढ़ सके हैं, बस ठंडे बस्ते में हैं। और भी एग्जांपल्स देते हैं राइटर। एनटीपीसी लिमिटेड और सियोल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों मिलके एक कोल फायर्ड 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते थे समपुर में। एन टाइम पे, एन मौके पर इसे छोड़ दिया गया और कहा जाता है ये प्रोजेक्ट अगर बन जाता ना, तो आज श्रीलंका में जितने इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है ना, शायद उतने ना होते। कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे डेवलपमेंट ऑफ कंकेस संथुराई हार्बर और एक्सपेंशन ऑफ पलाली एयरपोर्ट इन जाफना, ये दोनों भी बन जाते अगर पॉलिटिकल विल होती। बट श्रीलंका की सरकार में पॉलिटिकल विल नहीं थी इन प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने की। इवन रामेश्वरम से लेके ये जो तलाई मन्नार तक का सी ब्रिज या फिर टनल बनाने का जो प्रोजेक्ट है ना, वो भी ठंडे बस्ते में है। नितिन गडकरी ने इन्फॉर्म किया था लोकसभा को दिसंबर 2015 में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो तैयार है इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, लेकिन अभी तक ये सिर्फ पेपर में है, कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। एक अच्छी चीज़ है, कुछ दिनों पहले श्रीलंका की कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 2 कनेक्टिविटी प्रपोजल्स को लेके। एक तो जाफना से तिरुचि तक सीधी फ्लाइट और एक फेरी सर्विस कंकेश संथुराई से लेके कराईकल पुंडीचेरी तक। आप ये मैप देखिए, चूंकि कोई फेरी सर्विस नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक जाना कितना लंबा पड़ता था। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसे जाता होगा, इससे अच्छा तो कोई मतलब उनको महंगा पड़ता होगा या फिर यहीं से कुछ वो दूसरा सोर्स खोजते होंगे। लेकिन अब सीधी फेरी सर्विस चलेगी कराईकल से लेके कंकेश थुराई के बीच में, तो आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। सीधा ही देखो यहाँ तक, बिल्कुल छोटा सा रास्ता तो है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, देखो साउथ इंडिया में ना बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड हैं या फिर खाने पीने के ब्रांड्स हैं, वो जहां एक तरफ इवन डेवलप कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, जैसे सरवरना भवन है, लेकिन श्रीलंका में साउथ इंडिया के रेस्टोरेंट्स नहीं देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है श्रीलंका में। स्कोप काफ़ी ज़्यादा है कोऑपरेशन का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड देख लीजिए, इंडिया का बाकी देशों के साथ में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, कनेक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका के साथ नहीं है। ऑफकोर्स श्रीलंका के साथ अगर इस्टेब्लिश होगा तो पहला पॉइंट तमिलनाडु ही होगा, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए ना। नेक्स्ट देखो, श्रीलंका की जो ईस्ट कोस्ट है ना, ये वाला ट्रीन कोमाली और बेटिकलोआ बेल्ट है, यहां पे देखो ये जो बेल्ट है ना, यहां पे काफ़ी सारे तमिल्स भी रहते हैं और यहां पे कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। टूरिज्म का, कॉमर्स का, ट्रेड का, इंडस्ट्री का, हर डोमेन में कोऑपरेशन हो सकता है। सही समय पर रेगुलर मूवमेंट फिर से स्टार्ट होनी चाहिए। जो ट्रेडिशनल सी रूट्स हैं सिविल वार के कारण जो बंद हो गए थे, जैसे थूथुकुडी से लेके कोलंबो के बीच में और रामेश्वरम से लेके तलाई मन्नार के बीच में, पहले यहाँ पे रेगुलर मूवमेंट्स होती थी, लेकिन श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हुआ तो कोऑपरेशन कम हो गया, मतलब लोगों का आना जाना इन रूट से कम हो गया, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा लग गई। राइटर कहते हैं देखो, श्रीलंका की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है ना सिन्हालीज, उनके मन में जो डर है इंडिया के प्रति, उसको दूर करने के लिए ना पीपल टू पीपल कोऑपरेशन इंक्रीज किया जा सकता है इंडिया और श्रीलंका के लोगों के बीच में। जैसे बुद्धिज्म के टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है इंडिया में, तो श्रीलंका के जो लोग हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आएँ, बिहार में या फिर जहाँ पे बुद्धिस्ट साइट्स हैं वहाँ पर विजिट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। इवन आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, वहाँ पर भी श्रीलंका के टूरिस्ट आ सकते हैं
तो ये जो अभी मौका है ना कि इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है, श्रीलंका के लोग खुश हैं, इस मौके को यूटिलाइज करना चाहिए इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल होमोफोबिया से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के नहीं, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एथिक्स में भी अगर आर्टिकल आ जाए होमोसेक्सुअल्स पे, तब भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में केरला हाईकोर्ट ने एक लेस्बियन कपल को साथ में रहने के लिए अलाउ किया। देखो हमारे देश में ना होमोफोबिया काफी ज्यादा है। फोबिया का क्या मतलब होता है? फोबिया का मतलब होता है इररेशनल फियर, यानी एक ऐसा फियर जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बिना काम का फियर। जैसे इस्लामोफोबिया की बात काफी होती है कि इस्लाम के साथ में इररेशनल फियर है कुछ लोगों का, तो उसी प्रकार से होमोफोबिया। होमोसेक्सुअल्स को जब भी कुछ लोग देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि इनके दिमाग में गड़बड़ी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। कुछ लोग उनके साथ प्रिजुडाइज कर लेते हैं, मतलब अपने ही विचार पहले से दिमाग में रख लेते हैं और गलत तरह का व्यवहार करते हैं होमोसेक्सुअल्स के साथ में। जबकि देखो राइटर कहते हैं जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं ना, ये बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह ही ह्यूमन बींग्स हैं, तो फिर उनसे गलत व्यवहार क्यों होता है? हमारे संविधान में हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात की है, लेकिन होमोसेक्सुअल्स के साथ जब इक्वल बिहेवियर नहीं होता, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो फिर काहे की फ्रेटर्निटी? तो इसका मतलब तो हम फ्रेटर्निटी को इग्नोर कर रहे हैं। अंबेडकर साहब ने ना लंबी लड़ाई लड़ी थी फ्रेटर्निटी के लिए, लेकिन उनका मेन इशू ये था कि उस समय जो डिप्रेस्ड सेक्शंस के लोग थे उनके साथ गलत व्यवहार होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन देखो होमोसेक्सुअल्स के साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पर भी तो फ्रेटर्निटी जो है इंडिया में वायलेट हो रही है। और राइटर कहते हैं देखो ये फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये मैंने लिया है बुद्धा से, बुद्धा की टीचिंग से। बाइबल का जिक्र करते हुए राइटर कहते हैं क्या गॉड एंटी गे हैं? नहीं, बाइबल में देखो ये लिखा हुआ है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, whoever comes to me will never go hungry and whoever believes in me will never be thirsty। मतलब मैं लाइफ का ब्रेड हूं, जो भी मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा और जो भी मुझ में विश्वास रखता है वो प्यासा नहीं रहेगा। तो फिर जब भगवान का इनविटेशन सबके लिए है तो वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं है? वो भी तो इंसान है ना। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स राइटर अपनी तरफ से देते हैं होमोफोबिया के लिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। 3 इश्यूज को आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।